बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। आज अल-महदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद में मुल्क मारूफ़ मौर्रिख़ और इंसाफ पसंद क़ायद जनाब डॉक्टर राम पुनियानी साहब तौसीह लेक्चर के लिए तशरीफ़ लाए। इस मुनासबत से आपका बहुत तफसीली ख़िताब हुआ। जो तारीख़ के हवाले से गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं उन पर भी गुफ्तगू की गई। ये गलतफ़हमियाँ किन बुनियादों पर कायम की गई हैं उसे भी वाक़ किया गया, और इसको दूर करने के लिए हमें क्या किरदार निभाना है इसकी भी वजाहत की गई। हम इस तौसीह लेक्चर के लिए जनाब डॉक्टर राम पुनियानी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसी मुनासबत से ये कोशिश की गई कि एक छोटा सा इंटरव्यू आपके साथ इंटरेक्शन हो और आपका पैगाम हिंदुस्तान के मदारिस, तलबा और तमाम कम्युनिटी तक पहुँचे, ताकि अमन, शांति, इंसाफ, मुसावात की जो बात राम पुनियानी साहब कर रहे हैं और दीनी मदारिस का जो असल में मकसद है और कॉज़ है, हम दोनों अपनी आवाज़ एक दूसरे से मिलाएं और इतनी बुलंद करें कि ये आवाज़ हिंदुस्तान के ऐवानों तक पहुँचे और फ़िरक़ा परस्तों को ये यकीन हो जाए कि इस मुल्क में आज भी अमन पसंद शहरी मौजूद हैं जो असल में हिंदुस्तानी हैं, जो असल में गंगा जमनी तहज़ीब के नुमाइंदे हैं। जनाब, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मुल्क के जो हालात हैं, आप इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, इन हालात में अभी इस मुल्क को सबसे बड़े 2 या 3 चैलेंजेस क्या हैं, उसकी आप निशानदेही कर दें। देखिए, मुल्क के सामने चैलेंजेस तो बहुत हैं। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है समाज में मज़हब के नाम पे, उसके कारण हमारे समाज का विकास रुक सा गया है। और मुझे लगता है कि विकास तभी हो सकता है जब कि हम एक दूसरे से प्यार से, मोहब्बत से पूरे देश में रहें। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जैसे एग्रेरियन क्राइसिस, हमारे कृषि के क्षेत्र की, ये तीसरा ये जो हमारे आर्थिक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, गरीब और अमीर के बीच में फ़र्क, ये 3-4 मुद्दे हैं जिसके से भी जुड़ा हुआ है कि नौजवानों के सामने नौकरियों का सवाल है। ये सब मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं, पर वो मुद्दे अगर हम आपस में एकता से रहेंगे और हम उसूलों पे चलेंगे जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, तो निश्चित रूप से हम बाकी मुद्दों का मुकाबला कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। हम दूसरी बात ये जानना चाहेंगे कि ये चैलेंजेस हैं और जो पढ़े लिखे बाशऊर शहरी, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि मुल्क किस दोराहे पर आकर खड़ा हुआ है। आपकी नज़र में वो कौन से समाजी धारे हैं या समाज के वो कौन से लोग हैं जिनको इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आगे आना होगा और जो अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं हालात को बदलने में, बुराई से अच्छाई की तरफ आने के लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है कि आज समाज का एक बहुत बड़ा तबका है जो इससे बाहर आने में हमारी मदद कर सकता है। सबसे पहले तो ये जो हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस में हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनके बीच में अगर हम इस प्रकार के मूल्यों को ले जाएं कि भारत एक मेल जोल की परंपरा का मुल्क है, यहाँ सदियों से सभी धर्म के लोग प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, यहाँ आज़ादी के आंदोलन में सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर आज़ादी का आंदोलन लड़ा, यहाँ भारतीय संविधान हमको ये हक देता है कि हम सबको बराबरी से पेश आएँ। तो ये जो चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के टीचर्स, स्टूडेंट्स और सोशल वर्कर्स, ये इसके ऊपर मेन जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को वो दूसरे लोगों तक ले जाएं। साथ ही साथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो किरदार है उसको भी हमको देखना पड़ेगा कि हमारे कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं, राजनीतिक जो हैं, वो वास्तव में सेक्युलरिज़म को मानती तो हैं, पर अमल में आते समय उनके कार्यकर्ता इतने प्रशिक्षित नहीं रहते कि वो उन मूल्यों पर चल सके। तो दूसरा मुझे लगता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो, उनमें भी अगर हम इस प्रकार का जज्बा पैदा करें, मेल जोल का, मोहब्बत का, सेक्युलरिज़म का, तो ये दोनों आधार पे, एक तो एजुकेशनल अवेयरनेस यानी शिक्षा के संस्थान और सभी प्रकार के शिक्षा के संस्थान, दूसरे सोशल वर्क के जुड़े हुए लोग, और तीसरा पॉलिटिकल पार्टीज़ से जो सेक्युलरिज़म में विश्वास रखते हैं, ये 3-4 लोग अगर सामने आए और ये एकता के प्रिंसिपल्स को, भारतीय संविधान के मूल्यों को अगर ये लोगों तक ले जाएं, तो निश्चित रूप से हमारी एकता बहुत बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया। अब मैं एक दूसरे हवाले से देखना चाहूँगा कि आज जो भारत में सियासी निज़ाम है, पॉलिटिकल सिस्टम है,
उसको पोलराइज़ कर दिया गया है। और ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी आए वो इसी पोलराइजेशन की बुनियाद पर आएगी, अब चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो या हार्ड हिंदुत्व की बात हो। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या हिंदुस्तान की तारीख़ में इससे पहले कभी इस तरह फ़िरक़ावारियत, पोलरिज़म को हवा दी गई थी? एक सवाल इसी से जुड़ता हुआ दूसरा सवाल ये भी है कि क्या दुनिया के किसी और मुल्क में हमें ऐसी मिसाल मिलती है क्या, जहाँ वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम की बुनियाद बना दी गई हो फ़िरक़ावारियत को? ऐसी कोई मिसाल मिलती है या नहीं? इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। एक तो देखिए कि भारत अभी तक, इंडिया अभी तक बहुत प्रोग्रेसिव था, और जो देश 1950 के बाद आज़ाद हुए उसमें इंडिया का मुकाम बहुत अच्छा था। और भारत में अगर देखें तो एक 1947 पार्टीशन के समय इतना भयंकर माहौल था, और उसके छोड़ के अगर हम देखें तो 2000 तक इतना ऐसा कुछ नहीं दिखा। पर यह है कि 1980 के बाद ये मामला बढ़ता गया। ये जो फ़िरका परस्ती है, जो कम्युनलिज़म है, 1980 के बाद से वो शाहबानों का मसला हो, राम मंदिर का मसला हो, और बाद में अभी जो उसमें जोड़ा गया लव जिहाद, घर वापसी, बीफ, काऊ लिंचिंग, तब से मामला बढ़ता गया है। और ख़ास तौर से अगर आप देखें तो 2014 में जब से ये पार्टी पावर में आई है तो इन्होंने इस मुद्दों को और ज़्यादा हवा दी है। तो निश्चित रूप से हम आज जिस हालात में हैं वो वाकई चिंताजनक हैं, और इतने बुरे हालात पहले कभी नहीं थे। तो मुझे उम्मीद है कि ये हालात बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फाउंडेशंस हैं, हमारी जो आधारशिला है वो काफ़ी अच्छी है। हमारा जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफ़ी अच्छा है। उसी रास्ते पर हम चलें तो निश्चित रूप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपने गुफ्तगू में पाकिस्तान का हवाला दिया, लेकिन अभी जो पिछला इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, उसने ये इंडिकेशन दिया है कि वहाँ भी हालात बदलना चाहते हैं। और इमरान खान जो अभी सत्ता में आए तो उन्होंने मजहबी बुनियादों को नहीं छेड़ा, बल्कि तरक्की की बात की, रोज़गार की बात की, अवामी फ़लाह व बहबूद की बात की। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ख़ुद हमारे मुल्क में ये रवैया, ये ट्रेंड ख़त्म हो जाए फ़िरक़ावारियत का, और हम भी तरक्की की, रोज़गार की बात करें? इमरान खान ने जो बात कही है बहुत अच्छी है, मैं उसका स्वागत करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वो कह रहे हैं वो कर पाएंगे। क्योंकि कहने में तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी विकास की बात की थी, इसी मुद्दे पर वो पावर में आए थे, एंटी करप्शन, विकास पर। जो उनके इर्द गिर्द छुपे लोग होते हैं वो अपना पावर दिखाते हैं। तो इमरान खान सफल हों, इसकी मैं पूरी कामना करता हूं। पर उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं, वो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, उसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूं। और वो रास्ता तो सही है, जो वो कह रहे हैं वो रास्ता सही है, पर उस पर चलना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि समाज के कई तबके ऐसे हैं जो अंदर अपनी पैठ बना लेते हैं। तो भारत में भी वही हुआ है कि कुछ जो कम्युनल ताकतें हैं उन्होंने अपने पैर बहुत मजबूत कर लिए हैं, और उनकी जड़ों पर प्रहार करना हमारे लिए ज़रूरी है। और एक जो नफ़रत की दीवारें खड़ी की गई हैं, नफ़रत की दीवारों को तोड़कर एक मोहब्बत के पुल बनाना ज़रूरी है। तो उस रास्ते पर ही चलना हमारे लिए एक ठीक रहेगा। नाज़रीन, ये बहुत दिलचस्प बात है कि डॉक्टर राम पुनियानी ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ किया था एक मेडिकल डॉक्टर की हैसियत से। फिर उसके बाद वो IIT मुंबई से वाबस्ता हुए, और शायद उनके वहम ख़याल में ये बात नहीं थी कि ज़िंदगी के सफ़र में वो टॉलरेंस के लिए, एकता के लिए, मसावात के लिए काम करेंगे। और आज उनकी शनाख्त पूरे हिंदुस्तानी समाज में एक इंसाफ पसंद स्पीकर की है, और वो तारीख़ के हवाले से उन राज़ों को खोलने की कोशिश करते हैं जिन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिन पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मैं डॉक्टर राम पुनियानी साहब से ये पूछना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की तारीख़ को लेकर और जो मुस्लिम पीरियड रहा है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा मीडिया के ज़रिए या फ़िरक़ा परस्त ताकतों के ज़रिए तूफ़ान बदतमीज़ी की जा रही है। तो इस हवाले से दो बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। इसका मकसद क्या है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? हालांकि जो बातें कही जाती हैं वो दूसरे जो हिंदुस्तान में जिन लोगों ने हुकूमत की है, अंग्रेज़ों ने की है, उससे पहले अशोक का दौर रहा और पूरी हमारी तारीख़ है, वहाँ भी इस तरह की चीज़ें रहीं।
लेकिन सिर्फ मुस्लिम पीरियड को क्यों टारगेट किया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, आप हमारे स्कॉलर्स को और जो लोग दिलचस्पी रखते हैं तारीख़ से, उनको किन किताबों के पढ़ने का मशवरा देंगे ताकि वो इन जैसे इश्यूज़ को एकेडमिक बुनियादों पर टैकल कर सकें, टारगेट कर सकें? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग रोचक सवाल है। पहले तो बताऊं कि ये जो इसको पीरियड को मुस्लिम पीरियड कहना अपने आप में गलत है। ये बड़ी रोचक जानकारी होगी कि इसको जब अंग्रेज़ों को यहाँ के लोगों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करना था तो उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड और ब्रिटिश पीरियड में बांट दिया। तो अपने आप में ये गलत है। इसलिए गलत है कि जिसको मुस्लिम पीरियड कहा जाता है उसमें मुस्लिम राजाओं के साथ हिंदू अधिकारी थे, हिंदू राजाओं के साथ मुस्लिम अधिकारी थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई सब मुसलमान मिलके शासन कर रहे थे, ऐसा कभी भी नहीं था। और जैसे मैं बताता हूँ, अकबर के इसमें नवरत्नों में भी हिंदू थे, औरंगज़ेब के दरबार में भी बहुत हिंदू ऑफिसर्स थे। तो ये अपने आप में इस पीरियड को हाँ 30 तो सही, तो वो उसमें उसको मुस्लिम पीरियड कहना ही एक मुसीबत की जड़ होता है। तो उसको वो करके हमको ये देखना पड़ेगा कि वो एक बादशाहत का पीरियड था, राजाशाही का युग था। और राजाशाही के युग में राजा लोग किसान से टैक्स वसूल करते हैं, लगान वसूल करते हैं, उसमें कोई धर्म का भेदभाव नहीं होता। कोई मुसलमान राजा मुसलमान रियाया से टैक्स माफ़ कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ, या हिंदू राजा हिंदू किसानों को टैक्स माफ़ कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो पहली बात। और दूसरा, इसको जो समझने का तरीका मुझे लगता है सही है वो ये कि पहले तो ये जो अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल के लिए जो पॉलिसी को लाया कि राजाओं को मज़हब से जोड़ दिया, राजाओं को पावर से जोड़ा जाना चाहिए। पावर को जोड़ के ही हम इतिहास को समझ सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ तक स्रोत सोर्सेस का सवाल है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेस हैं। भारत में इतने अच्छे अच्छे हिस्टोरियंस हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे इतिहास को देखने की कोशिश की है। जो मेरे फेवरेट है मैं बता सकता हूँ, वैसे तो बहुत नाम हो सकते हैं। जैसे एंशिएंट इंडियन पीरियड के लिए जब आप देखेंगे तो रोमिला थॉपर की कितनी किताबें हैं जो एंशिएंट पीरियड पे रोशनी डालते हैं। जहाँ तक मीडिएवल इंडिया का किताब सवाल है, सतीश चंद्र की बहुत उम्दा किताबें हैं, हरवंश मुखिया की भी किताबें बहुत अच्छी हैं। और मॉडर्न पीरियड में बिपिन चंद्र इज़ द बेस्ट। बिपिन चंद्र की किताबें हैं इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये दो किताबें उनकी जो है मेरे ख्याल से दे आर द बेस्ट। और इससे मिलती जुलती थोड़ी सी करीब जो आने वाली किताब वो रामचंद्र गुहा की आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली और उससे पहले वाली है। पर ये जो बुक्स हैं ये बहुत एक रैशनल तार्किक तरीके से हमको इतिहास की एक झलक देती हैं। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल और उसके बाद एक आपका पैगाम लेना चाहेंगे। अल-बैरूनी की जो किताबुल हिंद है, जो असल में इंडियन जो कदीम हिस्ट्री है, ओल्ड हिस्ट्री, उसके लिए अब सबसे बड़ा रिसोर्स समझा जाता है, उसका आपने मुताला किया हो, उसके बारे में आपकी राय? देखिए, अल-बैरूनी की किताब मेरे ख्याल से बहुत उम्दा किताब है और उसको एक प्राइमरी सोर्स करके यूज़ करना चाहिए। वो इसलिए कि उसको यहाँ के इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं था। जैसे राजा के दरबार के शायर, कवि, इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं उनको एक इंटरेस्ट रहता है क्योंकि वो राजा के मुलाजिम रहते हैं। और अल-बैरूनी का क्या था, वो एक अपने एक दूर से जैसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, और उसने मिल के इसको देखा, तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स है। और ऐसी सोर्सेस उस समय जो इंडिया में ट्रैवलर्स आए थे, वो ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, कुछ जो फ्रेंच जौहरी आया था टैवर्नियर, ये अकाउंट्स में एक ऑब्जेक्टिविटी यानी एक सही प्रकार का रोचक है। तो मैं इसको एंडोर्स करूँगा कि इस प्रकार के सोर्सेज को अच्छे से लिया जाना चाहिए। जो हमारे भारत के ये इतिहासकारों ने जिनका मैंने उल्लेख किया, वो इसी प्रकार के सोर्सेज को लेके उन्होंने एक तार्किक सोच से इस बात को आगे बढ़ाया। चूँकि आप हिस्ट्री के उस्ताद हैं, मैं तालिब इल्म नहीं बोल सकता, उस्ताद हैं, इस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ा और आपके क्या तासुरात हैं, या कुरान मजीद आपने मुताला किया हो? चूँकि हमारे मदरसों के फ़ारिगीन, ग्रेजुएट्स जानना चाहेंगे इस हवाले से। देखिए, मैं वैसे तो रिलीजन्स की स्टडी नहीं करता, पर 9/11/2001 के बाद मैंने मोहम्मद साहब की पढ़ा, कारिन आर्मस्ट्रांग की बुक मैंने गहराई से पढ़ी और कई सोर्सेज से मैंने इस्लाम, मोहम्मद साहब और ख़ास तौर जो मुस्लिम कंट्रीज़ की हिस्ट्री है वेस्ट एशिया की, वो हिस्ट्री को मैंने गहराई से समझने की कोशिश की। और मैं इसी कंक्लूजन पे आया कि जहाँ तक मोहम्मद साहब का सवाल है, उन्होंने शांति का एक पैगाम दिया, उन्होंने समाज में भाईचारा
ऑल मेन आर ब्रदर, और बहुत बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत उस समय रखे, जो मेरे ख्याल से हमको एक समाज में उसी प्रकार से काम करना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 9/11 2001 के बाद इस्लाम को बदनाम करने की पूरी कोशिशें हुई है, और जो मोहम्मद साहब की किताब जो भी मैंने पढ़ी है उसमें बहुत एक अच्छा इमेज आता है। तो आज भी हमारा मकसद यही होना चाहिए कि जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी का सवाल है, उसकी समस्याओं को समझ के, जैसे मौलाना आज़ाद ने कंट्रीब्यूट किया या डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, इन लोगों ने जो मुस्लिम कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को समझ के उसको हल करने की कोशिश की, वो एक रास्ते पर चलने की हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका। आखिरी पैगाम हमारे मदरसों के लिए, दीनी मदारिस जो हैं, और साथ में वहाँ के ग्रेजुएट्स के लिए आपका कोई संदेश और पैगाम? देखिए, आप तो एक अच्छे रिलीजन की स्टडी कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि भारत का जो इतिहास है, बाकी कम्युनिटीज़ यहाँ किस प्रकार से रहीं, किस प्रकार से कम्युनिटीज़ का मेल जोल हुआ, हिंदू मुसलमानों का मेल जोल हुआ, किस प्रकार से यहाँ गंगा जमुना तहज़ीब विकसित हुई, और जंग आज़ादी में सभी धर्मों के लोगों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने कैसे कंट्रीब्यूट किया। मैं चाहूँगा कि आप फ़र्क समझें, एक तरफ रिलीजन, धर्म, मज़हब, और दूसरी तरफ रिलीजन, धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स। तो जहाँ तक सवाल है हमारा, हमने रिलीजन की मॉरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्य को ऊपर उठाना चाहिए, सामने लाना चाहिए, और रिलीजन के नाम का जो पॉलिटिक्स है उसको हमने पीछे रखना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इतने महान स्कॉलर थे, वो कभी कम्युनल नहीं थे, उन्होंने कभी पाकिस्तान की बात नहीं की। जैसे दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना बहुत ब्रिलियंट लॉयर थे, पर वो कितनी बार मस्जिद गए होंगे, कितनी बार नमाज़ पढ़ी होगी, उन्होंने अदा की होगी, वो कोई नहीं जानता। वो अपने एक मॉडर्न व्यक्ति थे, तो उन्होंने एक पॉलिटिक्स किया इस्लाम के नाम पे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस्लाम के नाम पे अपने को जिया एक अच्छे इंसान के रूप में। तो ये फ़र्क अगर हम समझेंगे तो निश्चित रूप से समाज के विकास में और बढ़ने में हमारा बहुत योगदान होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा संदेश और पैगाम आपने हमारी कम्युनिटी को और फेथ लीडर्स को दिया। मैं दोबारा शुक्र अदा करता हूं जनाब डॉक्टर राम पुनियानी साहब का, और मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारे नाजरीन इस इंटरव्यू से फ़ायदा उठाएंगे और उनको फ़िक्र नज़र के नए ज़ाविये मिलेंगे। और इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।